हमारा राब्ता हुआ एक इंडियन नेशनल से और उन्होंने हमें ये बताया और उसके प्रूफ्स भी दिए कि उन्होंने भारत की जानिब से अफ़गानिस्तान में तकरीबन 2 साल सर्व किया है। अस्सलाम वालेकुम, मोना खान वीलॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप सब? आज हम जिस मौजू पे प्रोग्राम करेंगे, ये प्रोग्राम है जो अभी साउथ एशिया में, जो ख़ित्ते में जो सूरत हाल चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, अफ़गानिस्तान में बहुत से ममालिक का किरदार रहा है, लेकिन आज पर्टिकुलरली हम जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे वो है हमारा पड़ोसी मुल्क भारत। भारत ने पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितने मुआहदे किए, कितने बिलियन प्रोजेक्ट्स वहाँ पे उन्होंने लगाए, कितना ख़र्चा किया, कितनी सरमायाकारी की और उसके मुहर्रकात क्या थे, मकासद क्या थे और इवेंचुअली उनको पैकअप करके वहाँ से जाना पड़ा। इस हवाले से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगी कि भारत ने इससे पहले, ये अभी आज की बात नहीं है, ये जो पैकअप करने वाली चीज़ है ये भी भारत के लिए नई चीज़ नहीं है, वो पहले भी पैकअप कर चुके हैं 1996 में। सोवियत के टाइम पे भारत ने तब भी अफ़गानिस्तान को हेल्प आउट करने की कोशिश की, हेल्प भी किया, उस वक्त वो मेडिकल एड भी दी। फिर जब 90s में मोहम्मद नजीबुल्लाह की जब हुकूमत आई तो उसमें भी भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात स्ट्रेटजिकली बहुत मजबूत करने की कोशिश की, क्योंकि अफ़गानिस्तान भारत के लिए हमेशा से अहम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ अपना तवील बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी वजह से भारत एक सरहद पे तो हमारे साथ मशरक़ी सरहद पर तो मौजूद है, लेकिन वो चाहता है कि जो मगरबी सरहद, जो कि हमारी बहुत बड़ी सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पे किसी तरह उसका होल्ड हो जाए ताकि वो पाकिस्तान को दोनों साइड से स्क्वीज़ कर सके। सो ये जो उनकी थेरी है, ये जो इनकी जो स्ट्रैटेजी थी, इसी वजह से उन्होंने अर्ली 90s में भी अफ़गानिस्तान के साथ अपनी टाइज़ को, अपने ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त ये ताल्लुकात इतने, और जो इन्वेस्टमेंट उस वक्त जो की गई थी वो इतनी कामयाब और कारगर साबित नहीं हो सकी, क्योंकि 1996 में जब तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो उस वक्त भी इवेंचुअली इंडिया को वहाँ से पैकअप करना पड़ा था। और पैकअप करने के बाद नेक्स्ट 4 इयर्स फिर, लेकिन 2001 के बाद जब 9/11 हुआ और 9/11 के बाद जब अमेरिका की इन्वेजन हुई अफ़गानिस्तान में, तो फिर भारत के रास्ते अफ़गानिस्तान में दोबारा खुल गए। तो ये चैप्टर शुरू होता है बेसिकली पोस्ट 2001 के बाद अफ़गानिस्तान में भारत ने कितनी इन्वेस्टमेंट की। तो ये तकरीबन $3 बिलियन भारत ने इन 20 सालों में अफ़गानिस्तान में खर्च किया है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है, हॉस्पिटल्स बना के दिए हैं, और इसके अलावा स्कूल्स बना के दिए हैं, और इसके अलावा और दीगर कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में किए हैं। और अफ़गानिस्तान को उन्होंने रिहैबिलिटेशन ऑफ़र किया हामिद करज़ई की हुकूमत में भी, और मौजूदा भी जो इससे पहले हुकूमत थी अशरफ गनी की हुकूमत तब भी। और यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कैसे। भारत ने जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसमें अफरादी क़ुव्वत की इन्वेस्टमेंट थी। भारत ने अफ़गानिस्तान को ये कहा कि हम आपको सड़कें बना के देंगे, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर आएंगे वो भारत से आएंगे। भारत ने अफ़गानिस्तान को ये कहा कि हम आपको हॉस्पिटल बना के देंगे, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सिस जो हैं वो भारत से आएंगे। भारत ने अफ़गानिस्तान से ये कहा कि हम आपको स्कूल बना के देंगे, लेकिन जो टेंट स्कूल और दीगर स्कूल थे वहाँ पर टीचर होंगे वो इंडियन होंगे। अब आप मुझे ये बताएं, 2001 के बाद से अब तक 2021 आ चुका है, 20 साल गुजर चुके हैं। अगर उस टाइम पर भारत ने जो अफ़गानिस्तान में स्कूल बनाए और फिर वहाँ पर अपने टीचर्स को भेजा, उस वक्त जो बच्चा उस वक्त 3-4 साल का था वो अब यकीनी तौर पर अर्ली 20s में होगा, तो उसकी जहन साजी किसके हाथों में हुई है? भारत की स्ट्रेटजी और हिकमत अमली समझने की कोशिश करें कि उन्होंने किस तरह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने काबुल और हुकूमत को उस वक्त ये कहा कि हम आपको बसेस देंगे, लेकिन जो ड्राइवर्स हैं वो हमारे अपने होंगे। तो जिस तरह से वहाँ पर जब इंडियन ड्राइवर्स वहाँ पर अफ़गानिस्तान आए तो उनको वहाँ पर रूट समझने में उनको आसानी होगी, उनको मूवमेंट में आसानी होगी, उनको अपने लोगों को इधर से उधर ले जाने और जाने में आसानी होगी। हमारा राब्ता हुआ एक इंडियन नेशनल से, और उन्होंने हमें ये बताया और उसके प्रूफ्स भी दिए कि उन्होंने भारत की जानिब से अफ़गानिस्तान में तकरीबन 2 साल सर्व किया है, और ही इज़ बेसिकली IT इंजीनियर।
और तकरीबन 2004 से 2006 के दरमियान में उन्होंने वहाँ पे काम किया। और इस दौरान उन्होंने ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स है ये सब उनके आंखों देखे हैं कि किस तरह से वहाँ पर इवन स्पेशली वो एरियाज़ जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद जहाँ पे मिलती है, उन एरियाज़ में टेंट स्कूल्स और वहाँ पर भारतीय जो अहलकार थे जो कि किसी न किसी भेस में थे, किसी न किसी डिस्गाइज में थे, वो वहाँ पर मौजूद रहे, ताकि उस वक्त तो बाढ़ भी नहीं लगी हुई थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो नकल व हरकत अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान ताकि बहुत आसान हो सके। तो भारत पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान में यही करता रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान में उसकी एंट्री हो, किस तरह से वो पाकिस्तान के अमन को तबाह कर सके, और क्या क्या उसने ये इन्वेस्टमेंट की हैं वहाँ पर काबुल में। उन्होंने मज़ीद हमें ये बताया कि किस तरह से वहाँ पर उनकी मूवमेंट होती थी। उन्होंने ये बताया कि जो डॉक्टर्स होते थे वहाँ पर उनकी किस तरह से इंटरेक्शन होता था वहाँ पर लोकल्स के साथ, फिर उनकी ब्रेन वॉशिंग किस तरह से की जाती थी। ब्रेन वॉशिंग के बाद टारगेट सेलेक्ट किए जाते थे, देखा जाता था कि कौन है जिसको पैसों की ज़रूरत है, जिसको पैसों के एवज़ ख़रीदा जा सकता है और जिसको सरहद पार भिजवाया जा सकता है, पाकिस्तान भिजवाया जा सकता है और उससे अपना मनपसंद काम करवाया जा सकता है। तो ये भारत की पिछले 20 साल में अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटजी थी और उन्होंने इन 20 सालों में अफ़गानिस्तान में $3 बिलियन खर्च किया है, जो कि अब इट्स ऑल इन वेन। ऑफ कोर्स उनके लिए तो ऑल इन वेन है, बिकॉज दे हैड टू पैक अप एवरीथिंग फ्राम अफ़गानिस्तान एंड इवैक्यूएट ईच एंड एवरी ऑफ देयर सिटीज़न। और एक और मज़े की बात यहाँ पर यह भी है कि कोई भी मुल्क जब किसी मुल्क में सफारतखाना खोलता है तो ऑफ़ कोर्स इसका जो मेन पर्पस तो यही होता है कि सफारती ताल्लुकात उस मुल्क के साथ रखे जाते हैं, और इसका दूसरा मकसद है कि ये भी होता है फिर सफारत खाने की जो एक तादाद होती है, उसके बाद ये चीज़ भी इस पर डिपेंड करती है कि जब आप कौंसल खाने खोलते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपके अपने शहरी वहाँ पर कितने हैं। जैसे कि अगर पाकिस्तान के मिशंस हैं दुनिया भर में और वहाँ पर जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम जिनको कहते हैं, उनको कोई मसले मसाइल होते हैं तो पाकिस्तान की जो मुतलका एम्बेसी होती है या जो कौंसल खाना होता है उससे रजू करते हैं। भारत के अफ़गानिस्तान में जो कौंसल खाने थे, भारत की अफ़गानिस्तान में एम्बेसी, वहाँ पर स्टाफ उतना ज़्यादा है जितना कि पूरी पाकिस्तान की एम्बेसी और कौंसल खानों का स्टाफ मिला के भी शायद जितना होगा उतना शायद भारत के एक कौंसल खाने में उतना स्टाफ होगा। तो क्वेश्चन इस के इतने बड़े स्टाफ की जब भारत और अफ़गानिस्तान की तो उस लोगों का आपस में उस तरह से कल्चरल आप ये भी नहीं कह सकते कि कल्चर मिलता है जैसे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का है, वो चीज़ भी नहीं है। ना लोगों का उस तरह से क्रॉस बॉर्डर आना जाना है जैसे कि भारत का नेपाल के साथ है, उसी तरह के 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं भारत और नेपाल के, कोई फेंसिंग नहीं है और लोग आते जाते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ तो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी रेज़ होता है कि वो इतना बड़ा सफारत खाना, फिर उसके बाद कौंसल खाने में इतना स्टाफ, तो उनका बेसिकली पर्पस क्या था। और ये पर्पस यही था कि अफ़गानिस्तान में जितनी भी कॉन्स्पिरेसी की जाए और वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ डिस्गाइज़ में जो ऑफिसेस खोले गए हैं उनमें उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि वज़ीरिस्तान जब ज़रब अज़ब शुरू हुआ तो वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स यहाँ पर खाना जंगी की वजह से वो अफ़गानिस्तान के ज़िले खोस्त में अपनी फैमिली समेत शिफ्ट हो गया। उन्होंने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पे ये बताया कि उन्होंने वहाँ पे क्या देखा। उन्होंने देखा वहाँ पे कि किस तरह से रॉ के जो दफातर हैं बाहर अफ़गानिस्तान में वो किस तरह से वहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं और वहाँ पर क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और किस तरह से काम हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे इसी तरह से अफराद को भर्ती किया जाता है, उनको नौकरी का झांसा दिया जाता है, उनको पैसों का लालच दिया जाता है, उनको अच्छे मुस्तकबिल का लालच दिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि वो दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें हिस्सा लें। तो उस हवाले से जो हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक अगर वो किसी चेक पोस्ट पे हमला करते हैं तो उसके 2 लाख उनको उसके पैसे मिलते हैं, और अगर वो कोई लैंड माइन का हमला करते हैं तो उसके भी उनको 2 लाख मिलते हैं, और अगर कोई स्नाइपर हमला करते हैं तो उसका रेट इतना ज़्यादा नहीं है, उसका 1 लाख उनको मिलता है। और अगर मिलिट्री कॉन्वॉय पे वो हमला करते हैं
तो फिर उसका 5 से 10 लाख उन्होंने रेट रखा होता था कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको रिज़ल्ट दिखाना होगा। और रिज़ल्ट की क्या शर्त होती थी कि जब भी आपने कहीं पे हमला करना है तो आपने फुटेज दिखानी है उनको, तो उसके बाद पैसों की पेमेंट की जाती थी। तो ये मामलात थे भारत के अफ़गानिस्तान में। तो फिर भारत को वही हज़ीमत उठाना पड़ी जो 1996 में उनको उठानी पड़ी थी। और भारत ने तो अपने जितने भी कौंसल खाने थे वो तो अगस्त के शुरू में ही वहाँ पर अपने उन्होंने शहरियों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था। और 10 अगस्त तक तो वो तकरीबन तमाम कौंसल खाने अफ़गानिस्तान में अपने बंद कर चुके थे और सिर्फ काबुल में सफारत खाना रह चुका था, जिसको उन्होंने 15 को भी भारत से फ़्लाइट आई जो कि 16 को यहाँ से काबुल से शहरियों को लेकर गई इंडिया में। और इसके बाद से भी उनके इवैक्यूएशन का सिलसिला जारी है जो कि कुछ हद तक मुकम्मल हो चुका है। तो ये थी भारत की हज़ीमत अफ़गानिस्तान में, और ये थी भारत के अपने ही शहरी की ज़ुबानी के भारत अफ़गानिस्तान में पिछले 20 साल में क्या गुल खिलाता रहा है और उसके क्या नताइज अब उसको मिले हैं और उसका रिज़ल्ट उसको क्या मिला है कि जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की थी तो अब उस इन्वेस्टमेंट का तो अब उनको कोई फ़ायदा नहीं रहा। में भी वो दोबारा वेट करेंगे कि कब ये मौजूदा हुकूमत काबुल की ख़त्म होगी और तब उनको दोबारा से अफ़गानिस्तान में अपने पंजे गाड़ने का मौका मिलेगा। अगले वीलॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे और अगला वीलॉग भी इंशाल्लाह इससे मोर वाइडर प्रॉस्पेक्ट पे होगा। और जो रीजनल और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है इसमें जो दीगर ममालिक का किरदार है और पाकिस्तान का भी जो किरदार है उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।